नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात देश में छात्र राजनीति की। वैसे तो देश में छात्र राजनीति का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है, लेकिन कुछ दशकों से सुस्त पड़ी छात्र राजनीति को हाल के दिनों में हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए आंदोलनों और उसे कुचलने के प्रयासों ने पुनर्जीवित कर दिया है। हाशिए पर जा रहे छात्रों के सवाल और सपने अब देश की विवेचना के केंद्र बिंदु बन गए हैं। कैंपसों में पढ़ाई लिखाई के स्तर और कुशल कारीगर पैदा करने की बहसों से आगे आज देश में युवाओं की भूमिका और विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी पर बात हो रही है। इसी संदर्भ में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। छात्र राजनीति की वजह से कैंपस का माहौल खराब होता है और गैर राजनीतिक छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती है। दूसरी तरफ यह विडंबना भी है कि संसद में बैठे देश के ज्यादातर बड़े नेता छात्र आंदोलनों से ही आए हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो वित्त मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू से लेकर सीताराम येचुरी, डीपी त्रिपाठी, आनंद शर्मा तक तमाम नेताओं की मिसालें हमारे सामने हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति के तहत राजनीतिक समझ विकसित की और इसी राजनीतिक चेतना के तहत देश की बागडोर संभालने की योग्यता भी हासिल की। ऐसे में क्या यह सवाल वाजिब है कि कैंपसों को विशुद्ध पठन पाठन का केंद्र बने रहना चाहिए? सवाल ये भी है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का असली अर्थ क्या है? क्या ये डिग्री हासिल करने का केंद्र हो या इससे अलग भी इसके कुछ मायने हैं? क्या छात्रों का वैचारिक विकास कोर्स की मार्फत हो सकता है या इसके लिए वैचारिक माहौल की भी जरूरत है? आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं भूपेंद्र यादव। आप राज्यसभा के सदस्य हैं और बीजेपी के महासचिव हैं, लेकिन आपकी पहचान छात्र नेता के रूप में भी रही है। राजस्थान में आप एबीवीपी से लगातार छात्र जीवन में जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मनोज झा, आप आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हमारे साथ हैं कुर्बान अली, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं शिक्षाविद के सिद्धार्थ, आपकी संस्था एनसिम्बल के द्वारा आप भारत को बौद्धिक शक्ति बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और इसके अलावा हमारे साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी हैं, जिनकी भूमिका को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं छात्रों को लेकर और छात्र राजनीति को लेकर इस समय देश में क्या ज्वलंत सवाल हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। जेल से लौटने के बाद कन्हैया कुमार के इस भाषण को देश ने बड़े चाव से सुना, मगर इसी दौरान जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा भी कहा जो एनडीए सरकार और सत्ताधारी दल को नागवार गुजरा। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। इन टिप्पणियों से नाराज केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सलाह दी कि कन्हैया राजनीति से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दें। Such activities are curbed in the university. Universities are meant for education, academic excellence, not to create such unnecessary controversies and spoil the name of the university. They are all studying a central university where public money, people's money is involved. So they must do justice to the cause and they must study. That's all, rather than getting into politics. If they are interested in politics, they can leave studies and join politics. Simple. Join a favorite party. His favorite party is almost not even single digit also in parliament. ऐसी टिप्पणियों से ये सवाल उठा है कि क्या छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए? क्या छात्र संघों को देश दुनिया के मुद्दों से दूर सिर्फ छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं तक खुद को सीमित रखना चाहिए? ऐसी राय रखने वाले लोगों की दलील है कि सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज जनता के धन से चलते हैं। करदाताओं ने अपना पैसा वहां राजनीति करने के लिए नहीं दिया है। वैसी सियासत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी हो। छात्रों का काम करियर बनाना है, राजनीति के दांव-पेच में शामिल होना नहीं है। लेकिन भारत में छात्र राजनीति का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसकी जड़ें आजादी की लड़ाई से जुड़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद भी छात्र अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ते रहे। उनसे नेताओं की नई पीढ़ी निकलती भी रही।
छात्र संगठनों से निकले नेता आज लगभग सभी प्रमुख दलों के सर्वोच्च नेतृत्व का हिस्सा हैं। तो आखिर अचानक छात्र राजनीति पर लगाम लगाने की मंशाएं अब क्यों हावी हो रही हैं? इसके साथ कुछ दूसरे अहम सवाल भी हैं। शिक्षा का मकसद सिर्फ रोजगार का कौशल देना है या जिम्मेदार नागरिक भी बनाना है? देश दुनिया के मसलों पर छात्र विश्वविद्यालय में ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? छात्र पढ़ाई के साथ राजनीति करते हैं तो ऐसा अपने करियर को दांव पर लगाते हुए करते हैं। इससे दूसरों को परेशानी क्यों होनी चाहिए? और असल में इस बहस के साथ समाज में विश्वविद्यालयों के स्थान का मुद्दा भी जुड़ा है। विश्वविद्यालयों में क्या समाज की समस्याओं, राजनीति के हल और उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जिनसे देश जूझ रहा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाल में हुई घटनाओं ने छात्र बनाम राजनीति की पुरानी बहस को फिर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही चर्चा में आई है छात्र संघों की भूमिका। क्या छात्र संघ गैर जरूरी हैं? लेकिन अगर छात्र संघ नहीं होंगे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तैयार होने वाली भावी पीढ़ी को राष्ट्र और समाज के मसलों से कौन जोड़ेगा? या ऐसा करने की जरूरत नहीं है? भूपिंदर जी, आपके ही नेता वेंकैया नायडू जी ने कल एक बयान दिया और उस बयान में ये कहा गया कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए? आप लोग ये मानते हैं? आप सब लोग छात्र राजनीति के प्रोडक्ट रहे हैं, फिर ऐसी बात क्यों? पहली बात तो मेरा ये मानना है कि वेंकैया जी के बयान को आप किस अर्थ में देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का विषय उनके द्वारा रखा गया होगा। मेरा ये मानना है कि जो टीवी हमारे पर जो बाइट चली है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, हाँ, वो विश्वविद्यालय केवल मशीन तैयार करने के स्रोत नहीं हो सकते। जब आप मनुष्य तैयार करने की बात करते हैं तो मनुष्य विचार यात्रा में भी होता है, उसकी अपनी सृजनात्मक सोच होती है, उसके अपने विषय होते हैं, देश की और सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में उनके अपने मन में सवाल होते हैं, और जो विचारधाराएं भी हम लोग कई बार लेकर के आते हैं जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत हैं, उन विचारधाराओं के माध्यम से, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश हैं, आप लोगों की सहभागिता रखना चाहते हैं, आप मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन विषयों पे विचारधाराओं की भी अपनी अपनी राय है। और इसलिए सब विचारधाराओं में आपस में अगर स्वस्थ और सार्थक बहस होती है और छात्र भी उसके बीच में से निकलते हैं, तो मेरा मानना है कि कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो छात्र राजनीति से निकल के जिन्होंने जीवन को एक मिशन के रूप में जिया है। तो एक मिशनरी आदमी किसी भी विषय को लेकर के एक विषय और विचारों के साथ जूझकर जीवन जीने वाला व्यक्ति, छात्र राजनीति से बहुत अच्छे लोग इस देश में निकले। तो आपका ये मानना है कि छात्र राजनीति जरूरी है, कैंपस में छात्र राजनीति होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? हमारा ये मानना है कि कैंपस में जो भी छात्र राजनीति हो, वो छात्र राजनीति गैर दलीय आधार पे होनी चाहिए। गैर दलीय आधार और उसमें छात्र संघ जो भी राजनीति करते हैं उनमें तीन चीजें होनी चाहिए। उनके अपने निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनका जो संगठन वो लोग बनाते हैं उसके बारे में उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वो राजनीति सकारात्मक दिशा की तरफ जानी चाहिए। इतना हमारा जरूर मानना है। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर गैर दलीय राजनीति की आप वकालत करेंगे तो सबसे पहले कैंपसों से एबीवीपी को हटाना पड़ेगा आपको? एबीवीपी गैर दलीय तो नहीं मानी जाएगी? एबीवीपी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। नहीं है? उनका राजनीतिक विचारधारा, उनकी विचारधारा का झुकाव हो सकता है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र दल है जो छात्रों के हित में काम करता है। भाजपा से उसका कोई ऑफिशियल कोई एफिलिएशन नहीं है। ऑफिशियल एफिलिएशन नहीं है, ये तो मतलब मैं शायद एबीवीपी का कैंडिडेट होता या कोई नेता होता तो मैं उससे बेहतर विचार के आधार पे कोई समर्थन कर सकते हैं, लेकिन कोई वो राजनीतिक दल के पिछलग्गू संगठन नहीं है। ठीक है। मनोज जी, क्या आप भी मानते हैं कि गैर दलीय राजनीति, गैर दलीय संगठनों के द्वारा छात्र राजनीति किया जा सकता है कैंपस में? मेरा मानना है कि दल विचारधारा का प्रतिफलन होता है। जब आप विचारधारा दल से निकाल देंगे तो दल ही बचेगा, दल नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए आपको उसके साथ ही सरोकार लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत छोटी टिप्पणी करूंगा कि जब आपने इस चर्चा की, हम लोगों ने बात की, तो 1968 में पेरिस के पास एक यूनिवर्सिटी है नांत्रे, कैंपस के एक छोटे से इशू से जो बदलाव आया, कम से कम सैकड़ा किताबें लिखी गई हैं, और इसने यूरोप की पॉलिटिक्स को, अफ्रीका की पॉलिटिक्स को, एशिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। नारे क्या थे? पावर टू इमेजिनेशन। हम आपके संकीर्ण दायरों में नहीं सोचेंगे, हम बाइनरी में नहीं जिएंगे, आपके सच और झूठ के बीच में हम अपने सच की तलाश करेंगे। हद और बेहद के बियॉन्ड हम एक नई दुनिया और उसके इम्कान हासिल करने की कोशिश करेंगे। रोहित वेमुला की चिट्ठी, मैं मानता हूं, मैं आज दल के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, एक छात्र जीवन जिसका राजनीति में गुजरा,
वो हमारे सभ्यता की हार की चिट्ठी, वो हमारे सभ्यता का सुसाइड नोट। अगर उस सुसाइड नोट के बाद भी हमने उसके साथ डील नहीं किया, इंगेज नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान हम कर बैठेंगे। छात्र राजनीति में रोमांस भी है, बड़ी बड़ी चर्चा। जैसे एक नारा चला था 68 में, डोंट कंज्यूम मार्क्स, कार्ल मार्क्स, लिव मार्क्स। ये एक सबको चेतावनी थी। लेफ्ट बदल गया, लेफ्ट के खिलाफ भी मोर्चा था, न्यू लेफ्ट का इमरजेंस हुआ, प्रस्थापनाएं बदली, प्राथमिकताएं बदली। और आपको बताऊं, खूबसूरत है कि उसी दौर में एक नज्म आई जिसने इतनी खूबसूरती से सारी बातें स्टूडेंट पॉलिटिक्स की रख दी कि तेरे माथे का यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा। तो ये आप, हाँ, मजाज साहब का। और ये पूरी जो चीज है, इससे आपको पता चलता है कि छात्र राजनीति कितनी क्रिएटिव है। अगर हम छात्रों को दुश्मन और वैमनस्यता के एंगल से देखेंगे तो मैं समझता हूं इस मुल्क का नुकसान होगा, क्योंकि छात्र नई ऊर्जा लाते हैं, नए स्वर लाते हैं और बेहद के दायरे में काम करते हैं। ये मैं बताऊं, छात्र तो दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी चीज, जब आप फॉर्मेटेड पॉलिटिकल पार्टीज में काम करते हैं, कई दायरे होते हैं। छात्र राजनीति में दायरे नहीं। एबीवीपी भाजपा की तरह दायरे में नहीं है, एआईएसएफ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की तरह दायरे में नहीं है, हमारा छात्र संगठन उन दायरों में नहीं सोचता है। आप एक काल्पनिक उड़ान में रहते हैं और कई चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो बाद में चल करके आपको लगता है, जब आप सीमितताओं में काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी क्रिएटिविटी का नाश होता है। इसको बचा के रखना है। जी कुर्बान साहब, आप उस दौर में छात्र राजनीति करते रहे हैं जिस दौर में जिसे हम इमरजेंसी के बाद का सबसे क्रिएटिव दौर छात्र आंदोलन के लिहाज से कह सकते हैं, जो एक क्रिएटिव दौर छात्र आंदोलन का उस वक्त में रहा जब स्वतंत्रता आंदोलन का पूरी लड़ाई चली, और दूसरा क्रिएटिव दौर रहा जब इमरजेंसी का वक्त रहा। क्या वैसा ही कोई एक क्रिएटिव दौर इस समय भी आपको देखने को मिल रहा है? क्या उस तरह का कोई छात्र आंदोलन का इमरजेंस हो रहा है क्या? अमृता जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था और जिसको लेकर के हम ये बहस कर रहे हैं सरोकार में, वो ये है कि क्या छात्र राजनीति करें या ना करें। प्रधानमंत्री जी अक्सर डॉक्टर लोहिया को कोट करते हैं और इसलिए मैं यहाँ डॉक्टर लोहिया को कोट करके इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि 1966 में ब्रजभूषण तिवारी जब इलाहाबाद छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने अपने छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर लोहिया को बुलाया और डॉक्टर लोहिया को वहाँ जो तत्कालीन वाइस चांसलर थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो डॉक्टर साहब ने उसको वायलेट नहीं किया, वो चले आए वापस और उन्होंने एक ख़त लिखा, एक लंबा ख़त ब्रजभूषण तिवारी के नाम, जो विद्यार्थी और राजनीति करके एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी हुआ है। और उसकी एक लाइन है कि जब छात्र राजनीति नहीं करते तो दरअसल वे सरकारी राजनीति को चलने देते हैं, जो देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। अब ये जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि इस पूरी बहस का एक सार केंद्र बिंदु है कि आज जो बहस हो रही है कि क्या छात्र राजनीति करें या ना करें। आपने बात की कि कौन सा वो गौरवशाली दौर था, तो मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि आपने कहा कि 150 साल छात्र आंदोलन का इतिहास रहा है इस देश में, और हम देखते हैं कि अलीगढ़ का आपने जिक्र किया, 1920 में जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना नहीं था, एमयू कॉलेज था, उस वक्त अली बिरादरान, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली साहब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए, वो गांधी जी को लेकर के आए और जिन लोगों ने गांधी जी को छात्र संघ में बुलाया था उनको रस्टिकेट कर दिया गया, जिसमें मोहम्मद अली भी शामिल थे। और उसके विरोध में उन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय स्थापित किया। ये गांधी जी ने छात्र नेताओं के ज़रिए से किया और कहा कि ये जो छात्र राजनीति है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप देखें कि कई हमारे देश के नेता, मैंने मोहम्मद अली का तो जिक्र किया, जाकिर हुसैन साहब वो उसी मूवमेंट के प्रोडक्ट, शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो उसी आंदोलन के प्रोडक्ट, चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट, रवि राय साहब छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट, और एक लंबी लाइन है, रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखें कि जिसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहा गया, यानी जेपी मूवमेंट, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो गुजरात के एक मैस के आंदोलन से शुरू हुआ, जिससे नरेंद्र मोदी साहब आज अपने आप को जोड़ते भी हैं। उसके बाद बिहार का छात्र आंदोलन, जो
था यूनियन का आंदोलन, लेकिन वो गफूर के खिलाफ आंदोलन बना, बिहार आंदोलन, और उसको जेपी ने आकर के, जो अब राजनीति से 20 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके थे, वो उन्होंने देखा कि छात्र आज उद्वेलित है, उसका नेतृत्व करना चाहिए, उन्होंने आकर के उसका नेतृत्व किया। और इसके अलावा यहाँ एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा, साइमन गो बैक का जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली साहब ने, उन्होंने यंग लीग बनाई थी, यूथ लीग, और उसके का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसके आज प्रोडक्ट बहुत सारे लोग, जवाहरलाल नेहरू जिसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जी, उस ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का उद्घाटन किया जवाहरलाल जी ने 36 में, और उसके बाद से एक लंबी परंपरा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो विश्वविद्यालय और छात्र संघ की राजनीति होती है, यही दरअसल देश को नेतृत्व देते हैं, यही वो लेबोरेटरीज हैं जहां सोच बनती है, पनपती है, और दुनिया किस तरफ जाती है। मनोज जी ने जिक्र किया 68 के आंदोलन का, लेकिन हमारे वहाँ जो चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो या इमरजेंसी के खिलाफ इससे पहले का आंदोलन रहा हो और उसके बाद का, उसमें छात्र राजनीति और छात्रों ने एक लेकिन इतने गौरवशाली इतिहास के बावजूद और इतनी अच्छी मिसालों के बावजूद आज ये बहस देश में क्यों उत्पन्न हो रही है कि छात्रों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, छात्रों को एक बेहतर योग्य इंजीनियर या डॉक्टर या कोई और प्रोफेशनल बनकर निकलना चाहिए, उन्हें राजनीति वगैरह से, वैचारिक लड़ाई से दूर रहना चाहिए। ऐसी बात क्यों निकल के आ रही है, बार बार क्यों कही जा रही है कि राजनीति का अर्थ जो शाब्दिक है और जिस रूप में है वह है राजा के द्वारा प्रजा के हित में बनाई गई नीति। राजनीति का अर्थ अभी जो जिस रूप में लग रहा है वो मैनिपुलेशन है, सभी बातों का मैनिपुलेशन। अगर छात्रों को राजनीति करने से सीख मिलती है, सीखते हैं, जो लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी चाहिए। अगर उससे उनके सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, करनी चाहिए। अगर उससे देश को एक धारा मिलती है, अगर क्यों जोड़ रहे हैं उसमें? अगर क्योंकि आपको ये थोड़ा सा लगता है विश्वास नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है, बिल्कुल लॉजिकल पहलू है, इसलिए सही बातों में अगर है, अगर इसलिए कि अगर राजनीति का अर्थ यह होता है कि कोई किसी का इंटेंट ठीक नहीं है उसके पीछे, तो राजनीति ही कलुषित हो जाती है, क्योंकि सभी कार्यों के पीछे में अंततः इंटेंट आपका मैटर करता है। अगर एक टीचर है, स्टूडेंट को देखकर ये सोचता है कि इससे पैसा कमाया जाए, तो टीचिंग प्रोफेशन गलत नहीं है, टीचर का इंटेंट गलत होता है। अगर यह डॉक्टर अपने पेशेंट को देखकर सोचे, तो आज के राजनीतिक संदर्भ में इंटेंट की पहचान कैसे करेंगे? क्या इंटेंट? हाँ, इंटेंट की पहचान के लिए शिक्षा चाहिए। और कौन करेगा इंटेंट की पहचान? इंटेंट की पहचान विद्यार्थी खुद करेंगे, उन्हें खुद पता है, क्योंकि अगर आप अपने प्रति जवाबदेही नहीं है तो यह अनइथिकल है, यह अनइथिकल है। अगर इसमें से कोई स्टूडेंट ऐसा निकलकर बाहर आता है जो अपने आइडेंटिटी के असर्शन के लिए कुछ विद्यार्थियों के भावनाओं से खेलता है, तो इंटेंट गलत है, वो उसे मालूम है। और अगर इसे कोई विद्यार्थी पहचान नहीं पाता तो उसकी गलती है, उसके पास उतनी शिक्षा नहीं है, उसके पास उतना प्रेक्षण नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहरी शक्ति ये तय करने लगे कि उसका इंटेंट गलत है, तो अगर जैसा कि जिसको कोट किया अभी कुरबान अली साहब ने, मैं चाहूंगी कि मुझे सरकारी राजनीति को अगर छात्र चलने देते हैं, हाँ, तो एक तरह से वो उसका समर्थन करते हैं, मशीन का हिस्सा, तो वो सरकारी राजनीति का हिस्सा ना बन जाए। तो राजनीति क्या है? अगर सरकार चाहती है विकास हो तो सरकार का एक परिप्रेक्ष्य है, विद्यार्थी चाहते हैं कि दूसरे रूप में विकास हो तो उनका एक परिप्रेक्ष्य है। और हमेशा इस बात के परिप्रेक्ष्य के पीछे में हमेशा आपका एक भाव होता है। हाँ। वो उस भाव को अगर आप डिफेंड कर पाती हैं तो आपके पास लॉजिक है, अगर डिफेंड नहीं कर पाती हैं तो स्टेटमेंट है सिर्फ। तो हम लोग बात करते हैं जिस युग में हम लोग रह रहे हैं कि अगर आप अपने स्टेटमेंट को, अपने एक्शंस को डिफेंड नहीं कर पाती हैं तो एक्शन किसी काम का नहीं है। इंटेंट की पहचान कोई भी नहीं कर सकता है और सभी के इंटेंट के ऊपर में डाउट किया सकता है। डाउट जहां भी आप करेंगे तो उस जगह पे क्रिएटिविटी खत्म आती है। मैं सवाल का जवाब भूपेंद्र यादव से लूं, उससे पहले मनोज झा कुछ बोलना चाहते हैं। करना चाहता था, और वो आपकी बात से संदर्भ में कि वजह कोई खास जरूर है कि 40 वर्ष पूर्व भी जो निजाम था उसको ये बात नागवार गुजरी थी, और 40 वर्ष बाद जो निजाम है उसको भी ये बात नागवार थोड़ी गुजर रही है। मैं इसको उस दायरे में नहीं बांध के कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं अपने ऑडियंस से भी शेयर करूं। 68 के आंदोलन पर मैं फिर जाऊंगा। 2 महत्वपूर्ण नेता थे, तारिक अली यूके में लीड कर रहे थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे, और डैनियल बेन कॉन्डे जो फ्रांस में स्टूडेंट्स को लीड कर रहे थे, वो इटालियन नेशनलिटी के थे। तो वो एक दायरा था, और आज हम राष्ट्रवाद को ही पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। बस मैं इसको संदर्भ में रखना चाहता हूं। जी भूपेंद्र जी।
ये कौन तय करेगा कि इंटेंट ठीक है कि नहीं है छात्र आंदोलन का या छात्र राजनीति का? देश में कोई भी आंदोलन असहमति का स्वर दे सकता है जी। और अगर कोई विचारों में असहमति है तो उसको कोई बुरा नहीं मानना चाहिए और बुरा मानते भी नहीं है। लेकिन अगर असहमति देश से ही हो जाएगी उसको आप क्या कहेंगे? आप वो देश तो बेचारे कह रहे हैं कि असहमति देश से नहीं देश में है। वो अब कह रहे हैं। अगर आप ये कहोगे कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट इनको जो जुडिशियल किलिंग हुआ, मतलब 10 साल तक देश के सारी न्यायपालिका का पालन हुआ और सारी न्यायपालिका का पालन होने के बाद रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन भी तक भी उन्होंने सारे अधिकार लिए, उसके बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और ये कहा जाए कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तब तक नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात, जब तक टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तब तक जंग जारी रहेगी। इसको तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। नहीं, और इसमें देश के कानून ने अपना काम किया। बात कर रहे हैं हम, जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, अब जिस दूसरे संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, आपने वही संदर्भ मेरे से पूछा था। नहीं, हमने और ये मेरा दूसरा ये कहना है, हाँ। कैंपस में एबीवीपी रहे, कैंपस में एसएफआई रहे, कैंपस में आईसा रहे, कैंपस में एनएसयूआई रहे, कैंपस में एआईएसएफ रहे, कैंपस में किसी और भी दल का कोई भी संगठन रहे, किसी को आपत्ति नहीं है, सब दलों को होना चाहिए। हम भी तो राजनीतिक छात्र राजनीति से निकले हैं, जो हमारे दल के विरोध में थे वो भी तो आज हमारे मित्र हैं, राजनीतिक जीवन में हम विचार करते। लेकिन जब विषय ये आता है कि हमारी राजनीति किसके लिए है, हमारी राजनीति भारत के लोकतंत्र के लिए है, भारत का लोकतंत्र रहेगा, उसके लिए मैं राजनीतिक संस्कारों को विकसित करूं, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से विकसित करूं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो लोहिया जी ने कहा, जो अभी कुर्बान साहब ने कहा, मेरा ये मानना है लोहिया जी के कहने का संदर्भ ये था कि किसी भी कैंपस के छात्रों के दलों को सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, वो हमारा भी मानना है। उनको अपना विचार लेने के लिए, अपना पोषित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और हम भी इसी बात के समर्थक हैं, लेकिन वो देश से असहमति नहीं हो सकती। जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकारों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी भी विद्वान के बीच में ये असहमति है कि सरकारें जो कैंपस की राजनीति है उसको नियंत्रित करें, लेकिन बावजूद इसके ये सवाल बार बार क्यों प्रबल होकर उठ रहा है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ने वाले छात्र कैंपस में बैठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं, और अगर उनको राजनीति करना है तो वो कैंपस छोड़कर बाहर आएं, चुनाव लड़ें और राजनीति करें। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि वो कैंपस का माहौल खराब करते हैं और उससे दूसरे छात्रों को भी पढ़ने में असुविधा होती है? इस तरह के सवाल क्यों उठाए जाने लगे हैं? ये सवाल क्या पहले के दौर में भी ऐसे ही थे? नहीं, पहले नहीं थे। और जैसा अभी भूपेंद्र जी ने कहा कि यही तो हमारी इस देश की खूबी है। तीसरी दुनिया के देशों में अकेला भारत ऐसा देश है जिसमें पिछले 70 सालों से, इमरजेंसी का आप 18-19 महीने छोड़ दीजिए, तो आबाद गति से लोकतंत्र चला आ रहा है। और पंडित नेहरू जो बहुत उनका प्रचंड बहुमत था लोकसभा में, बावजूद इसके ज़्यादातर समय अपने विपक्षी नेताओं को सुनने में लगाते थे, जो उन्हें ध्वस्त करते थे, उनको डिमोलिश कर देते थे। बावजूद इसके वो कहते थे कि भाई नहीं, इनकी बात सुनी जाएगी, ये नंबर में कम ज़रूर हो लेकिन इनकी राय देश चलाने में बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कुतर्क दिया जाता है कि छात्र राजनीति ना करें। अब छात्र राजनीति ना करें तो क्या करें? तो वैचारिक समझ कैसे विकसित होगी? ये वो लोग हैं जो आंख ना कान पर एक तरह का पर्दा लगा देना चाहते हैं, जो सोच को रोक देना चाहते हैं, या सिर्फ ये चाहते हैं कि एक सोच है और वो हमारी सोच है और सिर्फ वही सोच सोची जानी चाहिए और उसी पर चर्चा होनी चाहिए। मसला ये है कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रीरिक्विजिट ये है कि आप क्वेश्चन करें हर चीज़ को। मार्क्स ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे भी अंतिम चीज़ मत समझो, मुझे भी क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन जब मार्क्स जैसा विचारक अपनी बेटी को कह रहा है तो डेमोक्रेसी में कोई बात कहना। और मैं थोड़ा सा असहमति जताते हुए अपने मित्र भूपेंद्र जी से कहना चाहूँगा कि अभी तो ये मुकदमा अदालत में विचाराधीन है, लेकिन अगर हम जेएनयू के मसले से आगे बढ़ें और अगर हम कन्हैया को ही अपना उदाहरण मान लें, तो जो हाशिए पर चली गई राजनीति थी एआईएसएफ की, जिसको शायद आजकल के दौर में युवा शायद जानते भी नहीं होंगे कि एआईएसएफ का क्या इतिहास रहा है, उस एआईएसएफ को जिंदा करने वाले छात्र और युवा राजनीति को एक तरह से आज के वक्त में दिशा देने वाले छात्र को आगे क्या करना चाहिए? अगर देश की राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ना है और वैचारिक नीतियों पर उनको बात करनी है, विमर्श करना है,
तो इस लड़के के लिहाज से क्या आगे बढ़ने की रास्ते नहीं, होंगे? पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए, उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि सीमाएं हैं और उन सीमाओं का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि किसने क्या कहा है, और अगर आपको ये लगता है कि उसने कहा नहीं है, उसके पहले अब जो चीज़ें आ रही हैं निकल करके वो एक के बाद एक ये बताती जा रही हैं। कुछ नेता कहते हैं कि साहब जेएनयू को जो है बंद कर देना चाहिए 4 महीने के लिए। अब ये कौन सा तर्क है? ये इस तरह से तो सहमत नहीं हुआ जा सकता। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप आज़ादी नहीं देंगे सोचने की, समझने की, जो भारतीय संविधान जिसकी गारंटी लेता है, जिसके तहत वो छात्र संघ चुनी हुई छात्र संघ है, और न सिर्फ जेएनयू की मैं बात, पूरे देश भर की बात कर रहा हूं कि जब और जिन आपने देखा इमरजेंसी में 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया, 1 लाख लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम किए गए। आज उसमें से कई केंद्र सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ मंत्री हैं और सबको मालूम है। लेकिन क्या उसके बाद उन सब लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, अब हम तो जिन लोगों ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे किए थे हम उनकी कलम कर देंगे सर, या हम उनको खत्म कर देंगे? एक राजनीति होती है, उसमें वोट के जरिए से फैसला होता है। 77 में इंदिरा गांधी को सबक सिखा दिया गया, 80 में वो दोबारा आ गई वापस, बात खत्म हो गई, लेकिन इतिहास में वो चीजें दर्ज हो गई। जी, यूनिवर्सिटीज की भूमिका किस रूप में देखते हैं आप, अगर छात्र राजनीति को देखा जाए तो? देखिए, छात्र राजनीति का अर्थ ही है कि छात्र उस समय, जिस समय उनमें बहुत एनर्जी होती है, सीखने की अदम्य इच्छा होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करें। अब इसे कहा जाता है कि फेल अर्ली एंड मस्ट फेल, यू मस्ट फेल अर्ली एंड यू मस्ट फेल। मतलब यह है कि आप फेल जब करती हैं तो आपको मालूम चल पाता है कि क्या करने से आप फेल करती हैं। अब छात्रों को जितनी भी उनकी सीख है वो बढ़ेगी तब। तो क्या ये छूट है छात्रों को आज के वक्त हाँ, में? तो राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, नॉटी होना चाहिए, नटखट होना चाहिए, शैतानी करनी चाहिए, साजिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है, फिल्म में जाना चाहिए, फिल्म की बात करनी चाहिए, जितनी काम करेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये छूट है आज के दौर में छात्रों को? पूरी तरह से नहीं तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाता भारत में। तो फिर साजिश की बात आप बार बार क्यों ले आ रहे हैं? नहीं, साजिश की बात हमने कहा कि शैतानी करनी चाहिए, साजिश नहीं करनी चाहिए। हमने नहीं कहा कि किसी ने साजिश की या नहीं की। शैतानी करने से आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका शार्पनेस बढ़ता है। अगर आप शैतानी नहीं कीजिएगा, आप किसी के ऊपर कमेंट नहीं कीजिएगा, तब आपको मालूम चले कि आपने गलती की है, ठीक। तो ये ऐसा समय होता है। तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि अगर कोई इस तरह के मौजूदा दौर में अगर कोई छात्र या छात्र संगठन इस तरह की कोई नासमझी कर देता, मैं शैतानी तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर नासमझी कर देते हैं तो उसको ये मान देना चाहिए कि उनको गलती करने का हक है, गलती करेंगे और फिर सीख जाएंगे। और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हुए ही सृजनशीलता आती है, जो वैचारिक नीति के विकास में शायद आगे सहयोग करे। बिल्कुल सही बात आपने कही है। हाँ। अगर एक बार अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो वो गलती होती है, हाँ। दूसरी बार वो करता है तो वो आदत होती है, और तीसरी बार अगर वही विषय कोई दोहराता है तो वो लत बन जाती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो घटनाक्रम घटा, मैं उसके मेरिट पे नहीं कहूँगा क्योंकि मामला जुडिशियल में लंबित है जी। लेकिन 9 तारीख की घटना के लिए जो पोस्टर लगा, उस पोस्टर पे लिखा था ए कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, मतलब एक ऐसा देश जिसका कोई पता नहीं है। और उस पोस्टर में जो पर्चा बांटा गया उसमें कहा गया कि कश्मीर नेहरू जी को बिलोंग नहीं करता, भारत की फोर्सेस के द्वारा जबरन कब्जाया गया है। और उसमें चारू मजूमदार की पंक्तियों को कोट करते हुए कहा गया कि इसको तोड़ना और हर इसको मदद करना ये आपका कर्तव्य है, इसके लिए आप सम्मेलन में आइए। उसके बाद जो 9 तारीख को सम्मेलन हुआ वो लगातार तीसरी साल हुआ, और जो पोस्टर लगा ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उस पोस्टर पे लिखा गया जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु अगेंस्ट दी ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस। अब आप बताइए इसका देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या लेना देना है? आप बताइए इसको आप कैसे प्रश्रय देंगे? अब उसमें कौन शामिल थे? पार्लियामेंट में भी सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा करी है। और ये अच्छी बात है देश में कि हम विश्वविद्यालय को इस गतिविधि का केंद्र नहीं बनने देंगे। आज कानून अपना काम कर रहा है, जो भी हो सबके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन इस घटनाक्रम और पृष्ठभूमि को कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा इंटेलेक्चुअल्स ना कहें, जानकार मैं कह सकती हूँ, या बहुत सारे और जो दूसरा पक्ष है उनको ये लग रहा है कि शायद क्योंकि वो लेफ्ट राजनीति का एक तरह से केंद्र है और इसलिए जो विपक्षी आवाजें हैं या विपक्षी ताकत है उसको वो पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए ये सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। पहली बात मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ये चाहती है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू जी के जिन राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय,
सौहार्द के इस उद्देश्य को लेकर के बना था, उस पर यह विश्वविद्यालय आगे चले। सामाजिक न्याय के प्रतिमानों को इस विश्वविद्यालय द्वारा हासिल किया जाए। अगर इस विश्वविद्यालय को बंद किया गया था तो 1983 में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, जब 370 विद्यार्थियों को बंद करके इसको बंद किया गया था, साइनाइड हुआ था। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि देश के हर छात्र को अपने राजनीतिक विचारों को रखने की आज़ादी है, लेकिन भारत के संविधान की सीमा के अंतर्गत। राजनीतिक असहमति की आज़ादी है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और इसलिए हम किसी विश्वविद्यालय को बंद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि छात्रों में विचारों का सृजन हो। और हम तो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। हम अपने छात्र जीवन में एक पंक्ति कहा करते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रख तब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। क्यों? क्योंकि देश में जो आज़ादी की मतलब गरीबी से आज़ादी, मुक्ति से ये विषय, ये नीचे तक लोगों तक नहीं पहुंचे। इन गीतों को गाते हुए हम आगे बढ़े, इसलिए राजनीति को हमने मिशन के रूप में लेके आगे बढ़े। और ऐसे अन्य राजनीतिक छात्र संगठनों में भी हैं। तो लोकतंत्र के लिए बात उठाना गलत नहीं है, लेकिन छात्रों का प्राथमिक कर्तव्य ये लोकतंत्र और ये देश के लिए है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी सबको अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। बहुत संक्षेप में कहूंगा, वो जो कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस है वो एक पोएम का कलेक्शन है आगा शाहिद अली का, उसकी किताब का नाम है। और पता नहीं वो बात क्यों नागवार लोगों को गुजरती है, उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, मैटर सब जुडिस है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस पे लिखा था कि अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग है। दोनों को जोड़ के रखा गया है। दूसरी बात इसलिए आप एक बात मत कहिए। देखिए, दोनों को जोड़ करके पोस्टर बनाया है। आप एक देखिए, आप मनोज भाई, आप बहुत विद्वान हैं, आप हमारे मैं आपका बहुत विरोधिता करता हूं, लेकिन आप दोनों विषयों को जोड़ के मत करिए। कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस और जुडिशियल किलिंग, दोनों को जोड़। दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये बहस केवल जेएनयू, मेरा बस यही कहना है कि आप दोनों विषयों को जोड़ के फिर कहिए। मुझको एक छोटी टिप्पणी करने दीजिए सिर्फ। भोगा हुआ यथार्थ है मेरा, एक मुख्यमंत्री थे, हमारे संगठन के किसी व्यक्ति ने कालिख लगा दी और मैंने एक लेख लिख दिया, हम पे है इल्जाम ये चोर को क्यों चोर कहा। मुझ पर भी सिरीशन का ही चार्ज लगा था। मैं ये नहीं समझ पाया आज तक, हालांकि वो ड्रॉप हो गया आगे चल के, लेकिन मेरा ये भोगा हुआ यथार्थ है। राष्ट्र भूपेन भाई सिर्फ एक नक्शा और झंडा नहीं है, राष्ट्र एक लचीली अवधारणा का भी नाम है। अगर लचीली अवधारणा को हम खत्म कर देंगे तो हम राष्ट्र यहां तक नहीं ले आ पाते, सामाजिक न्याय नहीं आ पाता। और रोहित वेमुला की चिट्ठी उसी लचीलेपन के अंदर जानी है, ना कि सिर्फ एक फिक्स तिरंगा और फिक्स नक्शा। अगर इसको हम भूल जाएंगे तो मुश्किल होगा। अमृता जी, एक इसमें जोड़ूंगा मैं कि जेपी मूवमेंट जब था और उसके जो नारे थे, अगर आप उन्हें संविधान के दायरे में रख के देखेंगी तो आप कहेंगी कि ऐसे लोगों को तो देशद्रोही करार देना चाहिए, उन पर मुकदमा कर देना चाहिए, और हुआ भी। जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, उठो युवकों तुम्हें चूमने क्रांति द्वार पर आई है, ये नारा। और दिल्ली जाने वालों जाकर कहना इंदिरा गांधी से, इंदिरा तेरा शासन डोल रहा है जयप्रकाश के नारों से, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन खाली करो का जनता आती है तो आप ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जी, सिंहासन खाली करो नहीं, लेकिन देश के टुकड़े होने तक हम चैन नहीं लेंगे। जब आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आपकी और मेरी बात एक ही है। सवाल ये है कि वैचारिक सृजनशीलता की सीमा क्या हो, ये कौन तय करेगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ये चर्चा जारी रहेगी, ये चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के लिए। सिद्धार्थ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले वैचारिक सृजनशीलता की बात हो रही थी। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कैंपस केवल पढ़ाई लिखाई का केंद्र होना चाहिए, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक दो जगह मैंने आपको भी ये बोलते हुए सुना था, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। क्या क्लासरूम में विचार पढ़ाए जा सकते हैं, सृजनशीलता पढ़ाई जा सकती है? क्या क्लासरूम में देश की नीति क्या हो, कैसे वैचारिक सृजनशीलतापन पे ये पढ़ाया जा सकता है, या उसके लिए माहौल बनाना जरूरी है और माहौल के लिए राजनीति भी? विश्वविद्यालय सीखने का एक स्थान है, एक केंद्र है। सीख आप पढ़ाई से सकती हैं, किताबों से सीख सकती हैं, बातों से सीख सकती हैं, फिल्में देखकर सीख सकती हैं, लोगों को झगड़ा करते हुए सीख सकती हैं,
सड़क पर चलते हुए सीख सकती हैं, वो सीखने का एक स्थान होना चाहिए। लेकिन राजनीति नहीं, छात्र राजनीति करते हुए नहीं सीखा जा राजनीति सकता। का अर्थ अगर मैनिपुलेशन है तो मैनिपुलेशन का स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सृजनशीलता, उससे देश के प्रति भावना आपकी आहत होती है और वो बर्बाद होती है। लेकिन ये कैसे तय होगा कि मैनिपुलेशन हो ये रहा तो है? बिल्कुल साफ पता चल पाता है। हमारी शिक्षा का ही सबब है कि हमें इन बातों के बारे में जानकारी मिल पाती है कि मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है। देखिए, लॉजिक कैन गो टू हेल्प यू विन ओवर अ सिचुएशन, नॉट ओवर अ पर्सन, नॉट ओवर अ पर्सन। बहुत सी बातें जो होती हैं आपके लिए लॉजिक पे आधार पर नहीं होती हैं, वो बातें होती हैं आपकी अंतर्दृष्टि के आधार पर, आपके मन के आधार पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करती हैं। और यह अगर शिक्षा हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को नहीं दी है, तो यह हमारी गलती है जो यह निर्धारित नहीं कर पाते हैं। और यह निर्धारित करना उन्हें सीखना ही सीखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर उन्हें बरगला करके, उन्हें मिसगाइड करके लेकर मौजूदा जाएगा। वक्त में जो छात्र राजनीति हो रही है, क्या वो मैनिपुलेशन है? हमें पता नहीं है राजनीति क्या हो रही है यहाँ, कि अगर आप इन्वॉल्व होती हैं वैचारिक दृष्टि से, आप एक्शन रूप में इन्वॉल्व होती हैं और उन बातों से सीखती हैं, तो सीखना आपका धर्म है। इन बातों से सीखना चाहिए कि आगे जाकर आप लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करेंगे और लीडरशिप का स्वरूप क्या होगा, उस लीडरशिप में कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं के समाधान कैसे कर सकती हैं। एक हमारे साथ और मेहमान जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हैं। श्याम कृष्ण पांडे, आप भारतीय छात्र आंदोलन का इतिहास लिखने वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज हम बात कर रहे हैं कि देश में छात्र राजनीति का इतिहास किस तरह का रहा है और आने वाले वक्त में छात्र राजनीति की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। आपने किताब लिखी है और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक गौरवशाली इतिहास माना जाता रहा है कि छात्र राजनीति का रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो छात्र राजनीति है उसे आप किस तरह से देखते हैं? अमृता जी, छात्र राजनीति का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। पूर्व स्वतंत्रता काल में भारत के छात्रों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। 1942 की लड़ाई आखिरी लड़ाई थी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक कील की तरह साबित हुई। उस संघर्ष में पुराने लोगों को याद रहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में हड़ताल हुई थी, पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में जगह जगह शहादत हुई थी और उस समय देश के सारे राष्ट्रीय नेता जेलों में बंद थे। आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक भी नेतृत्व नहीं बचा था। उस समय छात्रों ने आंदोलन की कमान संभाली थी। बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, BHU तमाम जगहों पर शहादतें हुई और जबरदस्त संघर्ष हुए थे। छात्रों ने 24 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को, मैं कह सकता हूँ, पैरालाइज कर दिया था। वही छात्र समुदाय उस वक्त जिन्हें अच्छा नेतृत्व प्राप्त था, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन आज स्वतंत्रता आंदोलन के गौरवशाली इतिहास और उसके बाद के इमरजेंसी आंदोलन के गौरवशाली इतिहास को तो हम जानते, पढ़ते और देखते रहे हैं। आज के वक्त में जो छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति हो रही है, क्या वो उसी गरिमा को, उसी पैटर्न को मेंटेन कर पा रही है? नहीं, उस पैटर्न को मेंटेन कर रही होती तो सर्वोच्च न्यायालय को आयोग बनाकर इस पर प्रतिबंध न लगाने पड़ते। सर्वोच्च न्यायालय तक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और छात्र संघों के चुनाव पर, इसकी प्रक्रिया पर, छात्र संघों की नीति और राजनीति पर कई तरह की रोक लगाई गई। उस रोक की एकाध धाराएं लोकतांत्रिक होते हुए भी वो समय की बाध्यता थी जब छात्र आंदोलन को एक सीमा में बांधना पड़ा। लेकिन सीमा में बांधने का ये मतलब नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी रुके, जो उनका मौलिक अधिकार है। अब वो आजादी की सीमा तक हो, कहीं न कहीं एक लक्ष्मण रेखा। लेकिन आप ये मानते हैं कि छात्र आंदोलन को सीमा में बांधने का जो लिंगदो समिति ने जो सिफारिश दी थी वो सही कदम था, आप ये मानते हैं? नहीं, वो सिफारिशें 95% सही थी। उसमें केवल एक उसकी धारा पर आपत्ति रही है कि विश्वविद्यालय के कुलपति जब जिसको चाहें चुनाव से बाहर कर दें। मैं एक और सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आज के मौजूदा वक्त में जो छात्र राजनीति हो रही है, आप क्या चाहते हैं ये छात्र राजनीति
पहली बात तो ये कि उसके इंटेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि देश में अगर आने वाले वक्त में बेहतर राजनीतिक, बेहतर वैचारिक माहौल पैदा करना है, बेहतर बुद्धिजीवी पैदा करना है, तो क्या आज की छात्र राजनीति उसके लिए पर्याप्त है या कुछ और दिशा देने की जरूरत है आज की छात्र राजनीति को? समस्या ये है कि सारे देश का राष्ट्रीय चरित्र गिर गया है। क्षमा कीजिएगा, आज लोकसभा में आप ही के आंकड़े और सारे आंकड़े सरकारी भी इस बात के साक्षी हैं कि लोकसभा में 1/4% अपराधी प्रवृत्ति के लोग पहुंच गए हैं। लोकसभा जैसी हालत विश्वविद्यालयों की नहीं है, उससे कहीं कहीं बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो हम ये तो सोच नहीं सकते कि लोकसभा अपना काम बंद कर दे। उसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि छात्र अपनी राजनीति, अपनी यूनियन बंद कर दें। जी जी, बहुत है कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए, समाज हित को ध्यान में रखते हुए, और जो शिक्षा की सर्वोच्च मंजिल है ये विश्वविद्यालय और तमाम उच्च शिक्षा संस्थान, इन्हें देश को अच्छे नागरिक देने, अच्छा समाज देना है। तो देश को ध्यान में रखते हुए, देश की संविधान और उसकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की आवाज उठती रहनी चाहिए। अनाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, भूख के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और देश के मुद्दों पर भी उठनी चाहिए, और ये उठती ही रही है। गुजरात आंदोलन, बिहार का आंदोलन इस बात का साक्षी है, जिसने परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी, श्याम कृष्ण पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक सवाल की तरफ आप लोग का ध्यान जरूर खींचना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जब हमारी संसदों में 1/4% जो सांसद हैं उनके ऊपर भी आरोप हैं तरह तरह के, अगर वो वहां पे रह सकते हैं तो छात्र राजनीति में भी अगर थोड़ा बहुत विचलन है तो उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता? थोड़ा सा इसको इतना जरूर विचार किया जाए कि ये जो आरोप जो हम प्रतिशत में लाते हैं, ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन पे राजनीतिक आंदोलन करते हुए आरोप लगे, हीनियस क्राइम और जो पॉलिटिकल आंदोलन में जो आरोप लगते हैं, उन दोनों का अंतर करना चाहिए और राजनीति का अपराधीकरण कम होना चाहिए। इतना मैं कहना चाहता हूँ। मैं छात्रों से अब सवाल जवाब लेना चाहती हूँ। जी, आप कुछ करना चाहते हैं सवाल? सर, मेरा सवाल कुरबान अली सर से है। सर, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और छात्र राजनीति के इतिहास में गहरा स्थान रहा है, जैसा अभी आप लोगों ने बताया, ठीक है। लेकिन जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 1901 में, वहीं युक्तियुक्त प्रतिबंध भी तो हैं। तो आप नहीं समझते कि ऐसे वैमनस्य भरे माहौल में जैसा JNU में हुआ, तो ये भारत की अखंडता को चुनौती देने का एक जरिया बन जाएगा? तो इसको कहीं ना कहीं बंद नहीं करने की तो ठीक है, लेकिन रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी तरह का अंकुश लोकतांत्रिक समाज में नहीं लगाया जाना चाहिए। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जो भारत के पहले हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रेस के ताल्लुक़ से कहा था कि प्रेस चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, मैं उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाऊंगा। ये मैं उसके विवेक पर, उसके ज़मीर पर, उसकी आत्मा पर छोड़ता हूं कि वो किस तरह से करता है। लेकिन जाहिर है कि एक सीमाएं हैं। भारतीय संविधान हमें जहां तक जाने की इजाज़त देता है, वहां तक जाने में किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। और अगर इस उम्र में जबकि जवान होता है छात्र, पूरी तरह से अपनी सोच भी डेवलप नहीं हो पाती, वो एक तरह से उसमें अगर आप अंकुश लगा देंगे, और जिस तरह का भी बात किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो बात नहीं बन पाएगी जिस गौरवशाली परंपरा की पिछले 150 सालों की दुहाई हम दे रहे हैं। जी, अगला सवाल लीजिए। मेरा सवाल भूपेंद्र जी से है। सर, सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, इस सबके साथ में क्या सबकी विचारधाराएं नहीं आती हैं? सर, कह दें अगर आज के दौर में, तो एक दो कुछ कथित घटनाओं के बल पे हम ये कैसे कह सकते हैं कि छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कुछ घटनाओं के बल पे आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें, जैसे वेंकैया नायडू जी का बयान आया कि नहीं होनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने किसी छात्र दल पर या राजनीतिक दल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो एक्शन हुआ है वो 9 फरवरी की एक पर्टिकुलर घटना है, जिसके लिए एक पोस्टर लगाए गए, पर्चे बांटे गए, भारत के टुकड़े होने तक आज़ादी की जंग जारी रहेगी, तोड़ा जाएगा देश को। उस घटनाक्रम के संबंध में प्रशासन ने संज्ञान लिया है। हम चाहते हैं सभी विचार फले फूले, पर भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए और भारत में सबकी प्रगति के लिए। तो मेरा सवाल है कि ये कह के कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहा जाता है, रहना चाहिए, ये कह के आप लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सुप्रीम है, इसे मानते हैं आप,
पर उसके चलते आप जो कोर्ट का जो उन्होंने जो क्वेश्चन किया है दिल्ली पुलिस से कि सेडिशन आखिर क्या है, आप क्या समझते हैं, या जो भी बोला गया है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया है, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तब भी उस पर बयान देना, और आप ये कितना एथिकल है कि जिस सीढ़ी से आप लोग चढ़ के ऊपर आए हैं उसे उस सीढ़ी को ही गिरा देना, कि तो वो कितना एथिकल है। पहली बात तो कोर्ट ने अभी किसी भी आरोप को विड्रॉ नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आप कोर्ट के पूरे निर्णय को पढ़ेंगी तो कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, 19(2) में उसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जेएनयू में नारा लगा देना तो बहुत आसान है कि भारत के टुकड़े करेंगे, लेकिन सियाचिन के उस -20 डिग्री टेम्परेचर में जो जाके सैनिक खड़ा है, वो सैनिक क्या सोचेगा कि हम यहाँ सियाचिन पे खड़े हैं और वहाँ भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। संतुलन हमको बनाना है, और छात्र किस लिए हैं? देश के लिए छात्र हैं। उनका सवाल ये था कि जिस सीढ़ी पे चढ़ के आप आए, उस सीढ़ी को गिरा रहे हैं। कहाँ गिरा रहे हैं? हम कहीं नहीं गिरा रहे। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ, हम कहीं नहीं गिरा रहे हैं। लेकिन आपका और हमारा, हम कोई अलग नहीं है, हम सब देश के लिए जी रहे हैं। हम सबको मिलकर देश की एकता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन विचार अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन देश हमारे लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटी टिप्पणी करूंगा इसी में। जो बेल के साथ जो कंडीशनैलिटीज आई हैं, ये मैं बताऊं कि कल 4 अखबारों ने एडिटोरियल में उनका जिक्र किया है कि वो कंडीशनैलिटीज हमें भी लगा, मैं ड्यू रेस्पेक्ट, इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखी, जो हम लोगों का कंसर्न है, जो आप कह रही हैं। एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां नव उदारवाद और अंतरराष्ट्रवाद मिल गया है, तो लोग आर्टिकल लिखने लगे हैं, वी फंड योर एजुकेशन नॉट योर पॉलिटिक्स। अगर सब्सिडी ना हुई होती इस मुल्क में, मैं कम से कम अपने 4 लोगों को जानता हूं, हम 4 आज यहां नहीं पहुंचते, हम पढ़ नहीं पाते। आप में से वही होता जो स्वास्थ्य के साथ हुआ, बीमार पड़ने से पहले ही आदमी बीमार हो जाता है, कहां जाएंगे? वही शिक्षा के साथ होता। तो ये उस दौर में राजनीति को पुनर्परिभाषित करने की चेष्टा हो रही है, जो उचित नहीं। कुछ सवाल? मेरा एक सवाल मनोज झा जी से है। सर, जैसे भी आपने कहा था कि ये एक छात्र राजनीतिक काल्पनिक उड़ान है, तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आप आज की डेट में ये आइडियोलॉजिकल बैटल बन चुकी है, अगर वहाँ पे जेएनयू में एबीवीपी के छात्र अगर नारे लगाते गोड से हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तब सर क्या हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की चर्चा कर रहे होते, या फिर आप उसको किस तरह उसको आप डील करते? सर मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, बहुलवादी मुल्क है हमारा। गोडसे के बारे में ये स्लोगन चलता तब भी बहस होती। और ये आप एक खूबसूरती देखिए, किसी ने भी, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और उनके स्टूडेंट विंग हैं, कोई भी उन स्लोगन्स के साथ खड़ा नहीं हुआ। आप में से ही कई लोगों ने कहा कि अभी उस पर डॉक्टरिंग की बात चल रही है, एक पोस्टर का इन्होंने जिक्र किया, जिससे हम लोग सब लोग कलेक्टिवली डिसोसिएटेड है। इस मुल्क में इतनी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि हम सूरज से लेकर चांद तक पर बहस कर पाए एक दायरे में, लेकिन वो दायरा कोई व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा होकर के तय नहीं करेगा, कोई पार्टी राष्ट्र से बड़ा होकर के तय नहीं करेगी। मेरा एक सवाल है मनोज जी आपसे। जेएनयू में इस तरह के 40 प्रोग्राम हुए हैं जिनमें भारत को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर छपे हैं। जेएनयू के मास में पोस्टर और पंपलेट के द्वारा वहाँ के स्टूडेंट्स में ये बातें बताई जा रही हैं। वहाँ एक संगठन बनाया है, कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज। वो 14 टुकड़ों में देश को बांटने की बात करता है। उसके अनुसार देश 14 देशों का एक समन्वय है, जिस पर भारतीय स्टेट एट्रोसियसली अपने किलर इंडियन आर्मी के थ्रू उस पर शासन कर रही है। उसके खिलाफ वो कॉल करते हैं रिवॉल्यूशन का, और उसमें चारू मजूमदार को कोट करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये कोई किताब पढ़कर नहीं कर रहे हैं, ये पंपलेट पढ़कर उनके माथों में ये बात चलाई जा रही है। चाहे वो नागा स्टूडेंट फोरम हो, आपको केरल वाला हो, सारा इशू वहाँ चलता है। अगर आप वहाँ घूमोगे, दीवालों पर आपको दिखेगा वहाँ किस तरह भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो क्या ये आज़ादी छात्र राजनीति देती है? देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो छात्र है वो इससे पैरोकार नहीं रखता है। सर, मैं छोटी सी बात कहूंगा। देश का संविधान इतना लचीला और इतना महफूज है कि 14 साल से बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें 14 मेंबर भी नहीं होंगे, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पहली चीज तो ये कह दूं। दूसरी चीज, जेएनयू को लेकर के एक भ्रांति फैलाई जा रही है, और उस भ्रांति का कम से कम हम लोगों को शिकार नहीं होना चाहिए। एबिरेशन ट्रेंड नहीं होता, एबिरेशन ही होता है। और हैदराबाद से लेकर के, रोहित से लेकर कन्हैया तक एक निरंतरता है। टुकड़ों में हिंदुस्तान को बांटने की बात नहीं हो रही। अगर मर्म पूछिए, टुकड़ों पर पलने वालों की आजादी तक ये जंग जारी रहेगी, वो है उसका मर्म। 4 लोग खड़े होकर बोल गए नकाब में, वो जेएनयू नहीं है। जेएनयू एक स्वस्थ चिंतन, व्यापक चिंतन की जगह है, और हम सब के अंदर छोटा जेएनयू है।
जी, कोई सवाल और पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल कुर्बान सर से है। सर 1936 में जब AISF का गठन हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू ने विद्यार्थियों के संदर्भ में कहा था कि राजनीतिक आंदोलनों में भागीदारी राजनीति नहीं है बल्कि पवित्र कर्तव्य है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स न्यू लिबरल पॉलिसी या फिर FTI के मुद्दे हों या फिर JNU का खुद का मुद्दा हो, जब बाहर निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके आंदोलनों को बर्बरतापूर्वक दबाया जाता है, लाठीचार्ज की जाती है, मतलब हद दर्जे से ख़त्म किया जाता है। तो इस पवित्र कर्तव्य की विरासत को कैसे बचाए रखा जा सकता है, कैसे आगे लेके जाया जा सकता है? आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसी पर कुठाराघात किया जा रहा है और उसी को बचाए जाने की ज़रूरत है। और मैं आपकी इस बात के लिए दाद दूंगा कि आपने जवाहरलाल जी का 36 का वो उद्धरण कोट किया, तो ये बहुत ज़रूरी है। यही तो इस मुल्क की खूबी है, यही तो हमें ये मुल्क देता है, इस देश का संविधान देता है कि हम इस बात को कह सकें। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में स्टालिन और खुर्शचेव का जिक्र किया था, लेकिन लोहिया उनके धुर विरोधी थे और वो एक महिला को लेकर के संसद आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, अभी गाड़ी से उतरेंगे, उनका गिरेबान पकड़ना और उनसे ये पूछना कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। जैसी स्क्रिप्ट दी गई थी वैसा ही हुआ। वो उस महिला ने जवाहरलाल जी का गिरेबान पकड़ लिया। जवाहरलाल जी हटे नहीं, विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इस देश तुझे ये मिला है कि तू इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़े हुए। तो इस भारतीय संविधान ने हमें ये दिया हुआ है। हम ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई हज़ारों साल की है और ये शोषण के खिलाफ है, ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, ये गैर बराबरी के खिलाफ है और ये जंग जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक जारी रहनी है। कितना भी कुछ कर लीजिए, आदर्श स्थिति बना लीजिए। कुर्बान भाई, यहाँ पर जितने भी विद्वान हैं वो सब सहमत है कि सृजनशीलता और वैचारिक खुलापन होना चाहिए यूनिवर्सिटी में और उसकी जगह बनी रहनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मोहनदास पई के आर्टिकल से लेके बहुत सारे और जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखे और कहे जा रहे आर्टिकल्स हैं, उसमें एक एग्जाम्पल मेरे पास है जिन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। उन सवालों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और आप लोगों के ज़रिए उन तमाम लोगों को और देश की जनता को और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी मैं चाहती हूँ कि जवाब मिले। जैसे उन्होंने कहा है कि रोहित की खुदकुशी जो है वो दरअसल हमारे छात्रों पर इतना राजनीतिक दबाव है, खासकर पहले स्थान पर जहां पर वो पढ़ रहे हैं वहां पर इतना राजनीतिक दबाव उनके ऊपर इस तरह की राजनीति का पड़ रहा है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि सिर्फ 1% स्टूडेंट तो छात्र राजनीति करके सफल हो पाते हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स का करियर क्यों बर्बाद किया जाता है। तीसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर 1970 या अपने गौरवशाली छात्र आंदोलन के इतिहास को देखा जाए तो आज का दौर उससे काफ़ी बदल चुका है। 1970 से लेकर 2016 में इतना बदल गया है कि आज प्रतियोगिता बहुत तीखी हो गई है। आज जो है पढ़ाई लिखाई का जोर और जॉब का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि और ख़ास तौर से इंटरनेट युग में कि अब छात्र अगर राजनीति करेंगे तो उधर पिछड़ जाएंगे। फिर एक और आखिरी सवाल जो वो संसद को देखते हुए लिख रहे हैं कि अगर संसद में इसी तरह की तू मैं वाली राजनीति करनी है तो क्या ज़रूरत है छात्र राजनीति की। इन सवालों का आप लोगों के पास क्या जवाब है। और एक और बहुत बड़ा सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है, जिसको मोहनदास पई ने कहा है और आपने कोट किया कि हम अपना टैक्स पेयर्स का पैसा छात्र राजनीति पर और या किसी खास विचारधारा को प्रेषित करने वाली पोषित करने वाली राजनीति पर क्यों खर्च करें। इन सवालों का क्या जवाब कहना चाहूँगा कि और ये बात चली भी थी जब सिद्धार्थ साहब ने बात कही। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये हमें संस्कृति में हमारी घुट्टी में पिलाया गया है और ये वही तर्क है। ये तर्क वही हमें बता रहा है कि ये सब कर देने से आपकी सारी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम जो बता रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, जो हमें बताया गया है, जो घर में एक बाप अपने बच्चे को या माँ अपने बच्चे को कहती है कि साहब तू बस सिर्फ पढ़ और सिर्फ पढ़ और खेल कूद बिल्कुल नहीं, वरना तो बिगड़ जाएगा। ये वही तर्क। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं सही विषय ये कहना चाहता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि विचार कर रहे हैं तो विचार तो कंप्यूटर भी करके दे देता है। शरीर को लेकर बहुत सारी मशीनें वो विचार करके दे देती है। विचार के साथ वो कैलकुलेशन करके देती है, विचार नहीं कर पाती। विचार मतलब कैलकुलेशन, ये जो सारी बातें जो आप ये देना चाहते हैं, आपने सही कहा है, ये कैलकुलेटेड आदमी तैयार करना चाहते हैं। अगर हमें विवेकशील आदमी चाहिए, विचार के साथ उसको बुद्धि पे आधारित चाहिए, उसके अनुभव चाहिए, उसके प्रश्न चाहिए, उसकी असहमति चाहिए, उसके उत्तर चाहिए, उसमें संघर्ष चाहिए और उसमें जीवन के जो आने वाले जो तरह तरह के झंझावात हैं उनको झेलने की क्षमता चाहिए। और मैं एक और विनम्रता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को देखिए। महाड़ का जब सत्याग्रह हुआ और 2 दिन तक
बारिश में वो भीगते रहे, किसी ने उनके लिए दरवाज़ा तक नहीं खोला। उन्होंने अपने जीवन के धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने इतनी बड़ी दिशा इस देश को दी कि आज इस देश में सामाजिक न्याय की नई चेतना जागी है। इसलिए संकटों से, विषयों से, विचारों से, असहमतियों से, निराशाओं से छात्रों को घबराना नहीं चाहिए। उसमें नई सृजना के स्वर कैसे फूटे, उसके लिए सबको सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। इस बात का थोड़ा एक्सटेंशन कर सकते हैं अमृता जी। देखिए, उन्होंने जो बात पूछी कि पवित्रता, पवित्र भाव होता है, पवित्र कोई कार्य नहीं होता है। रिक्शा वाले का भी काम उतना ही पवित्र होता है अगर वो पवित्रता के भाव से करता है तो यह जो करने वाला व्यक्ति है, अगर उसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करेगा और पता चले कि उसकी इंटेलेक्चुअल क्षमता इतनी है कि वो 10 लोगों को अपनी तरफ में लेकर गया और अपने इंटरेस्ट में फिर उनको छोड़ दिया, तो ये राजनीति मैनिपुलेशन ही हो जाती है। राजनीति के यहाँ पर पूरी तरह से हो जाता है, जैसा कि यादव साहब ने कहा कि उनकी सृजनात्मक शक्ति, उनकी विविधता बढ़े, उनकी सोच बढ़े, सोच का दायरा बढ़े। लेकिन सोच के दायरे में उतने कितने उनके पास वेरिएबल्स हैं, वो उनसे जो बड़े बूढ़े हैं उनके पास वेरिएबल्स उससे कहीं अधिक होते हैं। हमने निर्णय लिया 4 वेरिएबल के आधार पर, और किसी व्यक्ति के पास में 10 वेरिएबल हैं, तो जाहिर है जिसके पास 10 वेरिएबल उनका निर्णय बेहतर होगा। सरकार के पास में इससे कहीं कहीं अधिक मात्रा में वेरिएबल है और सरकार इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। सरकार विद्यार्थियों के हित में ही काम करती है, विद्यार्थियों से ही सरकार है और सरकार से ही विद्यार्थी हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। एक छोटी टिप्पणी करके खत्म करूंगा। रोहित वेमुला अंबेडकराइट होने के कारण ऑपरेसिव स्ट्रक्चर के द्वारा दमन का शिकार हुआ और मूवमेंट में और पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का सक्सेस का पैरामीटर सेंसेक्स की तरह नहीं होता है। 68 हो या 74 हो, आप गूगल करिए, लोग म्यूजिशियन बने, आर्किटेक्ट में गए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन अपने अंदर 68 का जज्बा लेके गए, 74 का जज्बा लेकर के मैंने कई पत्रकारों को देखा जो राजनीति में नहीं आए, लेकिन उनकी पत्रकारिता में 74 जिंदा है। तो ये देखना होगा सक्सेस का पैरामीटर। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हम वो शेयर बाजार की तरह देखते हैं कि कौन कितना उछला वो उतना सक्सेसफुल है। सिद्धार्थ जी, ये आपने कहा कि सरकार से विद्यार्थी और विद्यार्थियों से सरकार, माफ कीजिएगा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये हो सकता है जी, ये सरोकार, लेकिन सक्सेस के पैरामीटर से सृजनशीलता को नहीं नापा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर सिर्फ किताबी और कैंपसी ज्ञान से देश के नीति निर्माता बनने लगते तो ऐसे माहौल की जरूरत नहीं होती और इतनी हम बहस भी ना करते। आप सब लोग उस माहौल से बन के आए हैं और देश के नीति निर्माता के रूप में एक बड़ा योगदान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो छात्र आंदोलन के नेता हैं ये भी देश के नीति निर्माता बने और इसके लिए वो वैसा माहौल बनाया जाए और बनाने की कम से कम कोशिश बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वही हमारी सीख होगी। बस जी, हमें उम्मीद है कि उस सीख को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।